जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ख़ास तौर पर तैयार किया गया है हवालों और किताबियात के ताल्लुक से। तो अब मज़ामीन का शाया होना, मकालों का मयारी होना, ये बुनियादी बातें हैं पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी। तो सवाल ये होता है कि तहकीकी मकालों में या मज़ामीन में माखज़ की निशानदेही क्यों की जाती है या उसकी क्या ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में ये बात जहन में रखें कि अगर हम अपने मज़ामीन में या अपने मकालों में किसी दूसरे की बात को उसका हवाला दिए बगैर पेश करते हैं तो वो अदबी चोरी कहलाता है। उसे सरका कहते हैं और प्लेजरिज्म उसे ही कहते हैं, जिसके सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटी ने नोटिस भी निकाल दी है कि अब जो भी थीसिस जमा की जाएगी या रिसर्च पेपर्स जमा किए जाएंगे या मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिए जो पेपर्स जमा किए जाएंगे उनका प्लेजरिज्म चेक किया जाएगा। तो आप सबको ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके मज़ामीन या आपके मकाले कभी भी मशीन के ज़रिए चेक किए जा सकते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें कितनी बातें आपकी लिखी हुई हैं और कितनी बातें आपने किसी हवाले के बगैर दूसरे की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम या आप कोई मकाला या मजमून लिखने के दौरान किसी और की बात, फिक्र, ख्याल का इस्तेमाल उसके हवाले के बगैर करते हैं तो ये अमल अदबी चोरी या सरका कहलाता है। सरका आमतौर पे एक अखलाकी गलती तो है ही, कानूनी एतबार से यानी कॉपी राइट्स के जो कवानीन हैं उसके एतबार से एक जुर्म भी है कि आप कहीं और से किसी और की बात को ले करके उसका हवाला दिए बगैर, उसके माखज़ की तरफ इशारा किए बगैर, किसी मोतबर सनद के बगैर उन बातों को अपनी ज़बान में पेश कर दें, ये बिल्कुलिया गलत अमल है। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि किसी और की तहरीर, मजमून, मकाला, किताब वगैरह से अखज़ किए हुए ख्यालात या बराह रास्त ख्यालात को पेश किया जाए तो उनका हवाला दिया जाए ताकि पढ़ने वाले ये जान सकें कि कोई ख्याल या नुक्ता आपने कहाँ से और किस बुनियाद पे पेश किया है, और अगर ऐसा ना करे तो फिर ये अदबी चोरी है। तो अब इसके हवालों के पेश करने का या मतन के अंदर या मतन के बाहर यानी किताबियात में हवालों के पेश करने के कई तरीक़ेकार हैं और उर्दू में आमतौर पे ज़माने से इस मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार पे अमल किया भी जाता रहा है। लेकिन अब पिछले कई बरसों से दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इन हवालों को और किताबियात को पेश करने का एक साइंसी तरीक़ा अख्तियार कर लिया गया है। तो हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि साइंसी नुक्ते नज़र को अपनाते हुए उन हवालों की निशानदेही करें। तो इस स्लाइड पे देख रहे हैं आप कि आमतौर पे हम लोग जिस तरह से उर्दू में लिखते हैं तो नंबर डाल देते हैं 1, 2, 3 वगैरह करके, और उसके बाद फिर आखिर में या हर सफ़े के लास्ट में उसके सिलसिले में फिर कुछ इशारे दे दिए जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये तरीक़ा गलत नहीं है, तरीक़ा सही है, लेकिन ये इतना टीडियस है कि पढ़ने वाला जो मकाला पढ़ रहा है आपका या जो मजमून पढ़ रहा है आपको, उसको फिर उस सोर्स तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो साइंटिफिक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ये है कि सोर्सेज का जिक्र इस तरह से किया जाए कि पढ़ने वाला एक नज़र में जान जाए या एक नज़र में पहचान ले कि ये चीज़ कहाँ से ली गई है, उसे उसके लिए मशक्क़त नहीं करनी पड़े। तो इसके कई तरीक़ेकार हैं जो सामने देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है। इसमें से 4 तरीक़ेकार ऐसे हैं कि जो ह्यूमैनिटीज़ में और इस लिहाज से उर्दू में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसमें एमएलए है, शिकागो है, टोरेबियन है और किसी हद तक एपीए स्टाइल भी है। लेकिन इन सब में बुनियादी फ़र्क है और इन सब के अपने अपने फ़वायद भी हैं, अपने अपने नुकसानात भी हैं। हमें ये देखना है कि हमारी ज़बान या हम जो कुछ लिखते पढ़ते हैं वो इनमें से अदब के मामले में, अदब के दायरे में रहते हुए इनमें से कौन सा उसके लिए ज़्यादा मौजू है। आम तौर पे अब जो मज़ामीन या मकाले लिखे जाते हैं उर्दू में, उनमें शिकागो या एपीए स्टाइल या फिर किसी हद तक एमएलए स्टाइल का तर्ज अख्तियार किया जाता है।
MLA का मतलब हुआ मॉडर्न लैंग्वेजेस एसोसिएशन। तो मॉडर्न लैंग्वेजेस एसोसिएशन जो है वो साइटेशंस के आलमी तौर पर मोतबर माने जाने वाली माखज़ या हवाले पेश करने के तरीक़ेकार में से एक है। अब मिसाल देखिए, यहां पे एक राइटर का नाम लिखा है डेविड मैथ्यूज, और यहां पे लिखा है 1976-79। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नाम के हवाले से जो चीजें यहां पर बयान की जा रही हैं इन जुमलों में, वो डेविड मैथ्यूज की लिखी हुई हैं, और जिस तसनीफ से लिया गया है वो 1976 में छपी थी, और उसके जिस सफ़े पे ये चीजें मौजूद हैं उसका सफ़ा नंबर 79 है। ठीक है। उसी तरह से फिर उसी मैथ्यूज के हवाले से यहां बात आगे बढ़ रही है। तो यहां पर साल नहीं दिया गया है, सिर्फ सफ़ा नंबर लिखा गया है 83। और क्या आपने, उसी तरह से एक किताब है कि नज़ीर अहमद की, उसका जिक्र यहां भी किया जा रहा है। तो नज़ीर अहमद की किताब का जिक्र करने के दौरान किताब का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ नज़ीर अहमद लिखा गया, और फिर जब उसका इक़्तिबास पेश किया गया है तो वहां पर ब्रैकेट में सफ़ा नंबर दे दिया गया उसका। फिर यहां देखिए आप इस स्लाइड पे सैयदा जाफर का नाम है। सैयदा जाफर के बाद ब्रैकेट में या कौसैन में सफ़ा का नंबर है, कि उसके जिस किताब का तज़किरा किया जाएगा बिब्लियोग्राफी में, उसके सफ़ा नंबर इतने पे सैयदा जाफर ने ये बात कही है। अब यहाँ पे फिर देखिए एक साल आ गया 1993 और 87। ये किताब भी डेविड मैथ्यूज की है। पिछली बार जो किताब आपने देखी रेफरेंस के तौर पे, उसका साल इशाद दूसरा था, इसका साल इशाद दूसरा है। इसका मतलब ये हुआ कि डेविड मैथ्यूज की दूसरी किताब है ये, जो 1993 में छपी थी, और उसके सफ़ा नंबर 87 से ये बातें ली गई हैं। फिर यहाँ देखें कि जमील जालवी की किताब एक है, तज़किरा किताब यहाँ पे नहीं है, वो बिब्लियोग्राफी में दिया गया। यहाँ पर इशारा कर दिया गया कि बिब्लियोग्राफी में जमील जालवी की जिस किताब का तज़किरा किया गया है उसके सफ़ा नंबर 162 पे उन्होंने ये लिखा है या इस तरह से लिखा है। फिर उसी तरह ये एक हवाला यहाँ पे इक़्तिबास पेश किया गया है। इक़्तिबास पेश करने के दौरान से पहले जुमले में यहाँ लिख दिया गया कि ये अल्फाज जमीला निशात के हैं। तो जमीला निशाती की कौन सी किताब से हैं, वो बिब्लियोग्राफी में मौजूद है। उस किताब का सफ़ा नंबर क्या है यहाँ पे लिख दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब को पढ़ने के बाद कारी फौरन उस माखज़ तक पहुंच जाता है कि जहां से आपने अपनी चीजों को लिया है। हम ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसके बाद के स्लाइड्स में MLA और APA का फ़र्क ज़ाहिर करते हुए उर्दू के लिए या हमारे तलबा और तालबात के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कौन सा तरीक़ाकार मुनासिब होगा, उस पर गुफ्तगू करेंगे, और फिर कुछ मिसालें पेश करके ये वजाहत करेंगे कि साइटेशंस का टेक्स्ट के अंदर, मतन के अंदर साइटेशंस का हवाला देने का, और फिर मतन के बाद जब मज़ामीन या मकाले ख़त्म हो जाते हैं तो बिब्लियोग्राफी जो तैयार की जाती है उसका क्या तरीक़ा होता है। शुक्रिया।